एक एहसास है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। महीने की 10 तारीख है, सैलरी अकाउंट में आ चुकी है और फिर अचानक 25 तारीख को लगता है, अरे पैसे गए कहाँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पैसों के पैर लगे हुए हैं, आते हैं और बस भाग जाते हैं। और ये बहुत ही आम उलझन है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी-अभी कमाना शुरू कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो ही कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि असल में वो अकेले नहीं है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं, वो इसी उलझन को सुलझाने का एक नक्शा देते हैं। हमारे पास एक किताब का सारांश है जो खास तौर पर युवाओं के लिए है, जो अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हैं। आज का हमारा मिशन इस सोच को जड़ से उखाड़ना है कि पैसा संभालना कोई पैदाइशी हुनर है। हाँ, और इसी बात को स्रोत एक कदम और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि क्या? एक आदत है, जिसे बनाने में समय लगता है। समस्या कमाई की नहीं, कमाई को संभालने के लिए एक सिस्टम न होने की है। हम्म। फाइनेंस के 3 ही तो मुख्य स्तंभ हैं: बजट, बचत और निवेश। आज हम इसी के लिए एक ठोस सिस्टम पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस मानसिकता से शुरू करते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। किताब का एक मुख्य तर्क यह है कि पैसा संभालना सीखा जा सकता है। ये सुनकर ही आधी चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर खुद को दोष देते रहते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। ये खुद को दोष देने वाली भावना ही सबसे बड़ी रुकावट है। हम्म। और इसी से जुड़ी एक थोड़ी कड़वी लेकिन जरूरी बात सामने आती है। अगर आपका कोई बजट नहीं है, तो आप उम्मीद पर जी रहे हैं। उम्मीद पर। हाँ, आप उम्मीद कर रहे हैं कि महीने के आखिर में कुछ बच जाएगा। ये नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बजाय मतलब किस्मत के भरोसे जीने जैसा है। और ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब मेरी पहली सैलरी बढ़ी थी तो मैंने सोचा, वाह, अब तो खूब पैसे बचेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। मैंने सबसे पहले जाकर एक महंगा कॉफी मेकर खरीद लिया था जो आज धूल खा रहा है। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का क्लासिक केस है, जो हमें पता भी नहीं चलता और हो जाता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी जीवन शैली की महंगाई, वो एक स्नीकी चोर है जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी को चुपके से खा जाता है। और ये सब उस डर से जुड़ा है जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं। अपना बैंक स्टेटमेंट देखने का डर, हाँ। क्रेडिट कार्ड का बिल खोलने का डर या निवेश में पैसा खोने का डर। एक अच्छा सिस्टम इन डरों को खत्म करके एक साफ रास्ता दिखाता है। ये डर को हटाकर आत्मविश्वास लाता है। तो ये साफ है कि डर को हटाने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक ठोस योजना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इन स्रोतों में ऐसी ही एक योजना दी गई है, एक पूरा 7 कदमों का सिस्टम जो किसी के भी काम आ सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। तो ठीक है, इस सिस्टम को एक एक करके खोलते हैं। पहला कदम है अपने पैसों की सच्चाई को एक जगह लिखना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर शायद यही सबसे डरावना होता है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये आपको आईना दिखाता है। कई बार हम जानना ही नहीं चाहते कि हम पे कितना कर्ज है या हमारे असल खर्चे कितने हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार बिना इस सच्चाई का सामना किए आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये कदम डरने के लिए नहीं, बल्कि शुरुआती लकीर खींचने के लिए है, जहां से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सही बात है। ये तो जिम जाने से पहले वजन करने जैसा है। एक बार पता चल गया कि शुरू कहाँ से करना है, तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो सच्चाई लिखने के बाद दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है अपने खर्चों को 3 बाल्टियों में बांटना: जरूरतें, नीड्स, चाहतें, वांट्स, और लक्ष्य, गोल्स। जरूरतें, चाहतें और लक्ष्य। हाँ, जरूरतें वो हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता: किराया, राशन, बिजली का बिल। चाहते वो हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाती हैं: बाहर खाना, नई फिल्में देखना, शॉपिंग। और लक्ष्य वो हैं जो आपके भविष्य के लिए हैं: घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है, खासकर आज के जमाने में। इंस्टाग्राम पर दोस्तों को वेकेशन पर देखते हैं तो वो एक चाहत नहीं, जरूरत लगने लगती है। सही कहा। ये सिस्टम हमें उस डिजिटल दबाव से बाहर निकालकर सोचने में मदद करता है कि हमारे लिए वाकई क्या जरूरी है। एकदम सही। और जब आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब आता है तीसरा कदम: एक व्यवहारिक बजट बनाना। यहाँ लेखकों का एक मुख्य तर्क ये है कि बजट कोई जेल नहीं है, ये आपको आज़ादी देता है। आजादी कैसे? ये आपको बताता है कि आप अपनी चाहतों पर कितना खर्च कर सकते हैं बिना अपने लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, तो ये रोकने के बारे में नहीं बल्कि रास्ता दिखाने के बारे में है। अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी कदम, जिस पर बहुत जोर दिया गया है,
एक इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिसे कई लोग पूछते हैं, कर्ज चुकाने से पहले इमरजेंसी फंड क्यों? इसका जवाब है कि ये एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप तुरंत और ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। अच्छा, ये फंड आपको उस जाल में दोबारा फंसने से बचाता है। मतलब आगे 2 कदम बढ़ने के लिए पहले ये पक्का कर लो कि आप 1 कदम पीछे ना हटें। बिल्कुल। तो शुरू में 1 महीने के खर्चों का और फिर धीरे धीरे 3 से 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड। इसके बाद आता है 5वां कदम, कर्ज चुकाने की रणनीति चुनना। इस पर हम थोड़ी देर में और गहराई से बात करेंगे। और छठा कदम है जो इस पूरे सिस्टम की जान है, बचत और निवेश को ऑटोमेट करना। ऑटोमेट करना। हाँ, यानी अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना। 1 मिनट, निवेश की ईएमआई, ये सुनकर तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने कभी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को इस तरह से नहीं सोचा था। हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है, क्योंकि लोन की ईएमआई एक मजबूरी लगती है, लेकिन ये एक ऐसी ईएमआई है जो भविष्य में हमें पैसे वापस देगी। क्या कमाल का तरीका है सोचने का। बिल्कुल। सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपको हर रोज छोटे छोटे फैसले न लेने पड़े। एक बार सिस्टम बना दिया, फिर वो अपने आप काम करता है। और फिर आता है 7वां कदम, साल में एक बार अपने सिस्टम को अपडेट करें। इसे मनी डेट की तरह देखें, जहां आप बैठकर जायजा लेते हैं कि क्या आपके लक्ष्य बदले हैं, क्या कमाई बढ़ी है और सिस्टम में क्या बदलाव करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। तो ये 7 कदमों का एक पूरा रोड मैप है। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर सबसे ज्यादा डर लगता है, कर्ज और निवेश। पहले क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। किताब में एक लाइन है, क्रेडिट कार्ड एक औजार है, मुफ्त पैसा नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। एक हथौड़ा घर बनाने के काम भी आ सकता है और किसी चीज को तोड़ने के भी। सही। क्रेडिट कार्ड भी वैसा ही है। अगर आप बिल समय पर चुकाते हैं तो ये आपका क्रेडिट स्कोर बनाता है और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। लेकिन अगर आप इसे कभी न खत्म होने वाले पैसों की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत गहरे कर्ज के जाल में फंसा सकता है। और इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझना खुद को धोखा देना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। असली इमरजेंसी फंड वो है जो आपका अपना पैसा है, उधार का नहीं। अब अगर कर्ज हो ही गया है तो उसे चुकाने की 2 रणनीतियों का जिक्र है। पहली है एवलांच मेथड। एवलांच मतलब जिसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर सबसे पहले हमला करते हैं, चाहे वो रकम में छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, गणित के हिसाब से तो यही सबसे सही लगता है, क्योंकि आप ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं। सही है। और दूसरा तरीका है स्नोबॉल मेथड। इसमें आप सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करते हैं, भले ही उसका ब्याज दर कम हो। लेकिन 1 मिनट, क्या ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला तरीका नहीं है, जिसमें आप असल में ज्यादा ब्याज देकर ज्यादा पैसे गंवा रहे हैं? क्या स्रोत इस नुकसान पर बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, इस पर बात हुई है। गणितीय रूप से एवलांच मेथड बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फाइनेंस सिर्फ गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान। जब आप एक छोटा कर्ज चुका देते हैं तो आपको एक जीत का एहसास होता है। ये क्विक विन आपको बाकी बड़े कर्ज चुकाने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। स्नोबॉल मेथड मोमेंटम बनाने के लिए है। तो चुनाव आपका है, गणितीय फायदा या मनोवैज्ञानिक जीत। जरूरी यह है कि आप कोई एक चुने और उस पर टिके रहें। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े डर की, निवेश। बाजार ऊपर नीचे होता है, पैसा डूबने का डर लगता है। यहाँ पर किताब की एक लाइन बहुत हिम्मत देती है, निवेश का डर स्वाभाविक है, पर समय, टाइम आपकी ताकत है। बिल्कुल। और यहाँ फिर से वही इमरजेंसी फंड वाला नियम काम आता है। जब आपके पास 3 से 6 महीने का सेफ्टी नेट होता है तो अगर बाजार 20% गिर भी जाए तो आपको घबराने और मजबूरी में अपना निवेश बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उस तूफान को झेल सकते हैं और बाजार के वापस ऊपर आने का इंतजार कर सकते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कैसे की जाए? कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अगला सुपरस्टार स्टॉक ढूंढना होगा, और इसी चक्कर में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। इसी उलझन को दूर करने के लिए इंडेक्स फंड्स या लो कॉस्ट फंड्स को एक नए निवेशक का सबसे अच्छा दोस्त बताया गया है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? इंडेक्स फंड क्या होता है? सोचिए, शेयर बाजार एक पूरी बारात है और हर कंपनी एक बाराती। हाँ, ठीक है। किसी एक बाराती यानी एक कंपनी पर
दांव लगाने के बजाय कि वो कैसा नाचेगा, आप पूरी बारात पर ही दांव लगा देते हैं। अच्छा। इंडेक्स फंड यही करता है। ये किसी एक कंपनी में नहीं, बल्कि बाजार की टॉप 50 या 100 कंपनियों में एक साथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देता है। अगर एक दो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती तो भी बाकी बाजार उसे संभाल लेता है। वाह! ये नए निवेशकों के लिए जोखिम कम करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। वाह! बारात वाला उदाहरण तो शानदार है। मतलब आपको किसी एक दूल्हे पर दांव नहीं लगाना है। चलिए अब कुछ ऐसी मजेदार और काम की टिप्स की बात करते हैं जिन्हें कोई भी तुरंत अपना सकता है। हाँ, कुछ बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है कि सैलरी आते ही सबसे पहले बचत और निवेश के लिए पैसे अलग करें और फिर जो बचे उसे खर्च करें। हम में से ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। और ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बचत को बचे कुचे पैसे के तौर पर नहीं, बल्कि एक जरूरी खर्चे के तौर पर देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घर का किराया या बिजली का बिल। एक गैर समझौतावादी खर्चा बन जाता है। बिल्कुल। दूसरी टिप है कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे का नियम अपनाना। हाँ, ये नियम सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये हमारे दिमाग के डोपामीन हिट को मात देने का एक तरीका है। डोपामीन हिट? जब हम कोई नई चमकदार चीज देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें उसे तुरंत खरीदने के लिए उकसाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। 24 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड उस रिएक्शन को शांत होने का मौका देता है, जिससे आप भावना से नहीं बल्कि तर्क से फैसला ले पाते हैं। ये तो बहुत कमाल की मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। और एक और टिप मुझे बहुत पसंद आई, एक फन फंड बनाना। ये बहुत जरूरी है। बजटिंग का मतलब जिंदगी का सारा मजा खत्म करना नहीं है। हर महीने एक छोटी सी रकम इस फंड में डालें, जिसे आप अपनी पसंद की चीजों पर बिना किसी अपराध बोध के खर्च कर सकें। चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टी हो या कोई छोटी सी ट्रिप, या आपको लंबे समय तक अपने प्लान पर टिके रहने में मदद करता है, क्योंकि आपको ये महसूस नहीं होता कि आप खुद को किसी चीज से वंचित कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना बजट एक सजा की तरह लगने लगता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर किसी के लिए भी ये सब एक साथ शुरू करना मुश्किल हो सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई कल से ही शुरुआत कर सके? हाँ, इसी के लिए एक बहुत ही सरल 7 दिन का एक्शन प्लान दिया गया है। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है। बताइए। पहले दिन सिर्फ 30 मिनट निकालिए। एक डायरी या स्प्रेडशीट में अपनी सारी आमदनी और सारे कर्ज लिख डालिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है। दूसरे दिन पिछले महीने के बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को देखकर अपने खर्चों को उन्हीं 3 बाल्टियों में बांटिए: जरूरत, चाहत और लक्ष्य। ओके। तीसरे दिन एक बहुत ही कच्चा पक्का आसान सा बजट बनाइए, जैसे 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% बचत और लक्ष्यों पर। चौथे दिन बचत के लिए एक ऑटो डेबिट सेट करें, और यहां कहा गया है कि रकम से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 500 रुपए का ही क्यों ना हो, शुरुआत करना सबसे जरूरी है। सही बात है। पांचवां दिन अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाएं, जिसमें मूल रकम और ब्याज दर दोनों लिखे हों। अच्छा। छठा दिन यह तय करें कि आप कर्ज चुकाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे, एवलांच या स्नोबॉल। सिर्फ फैसला लीजिए। और सातवां दिन अपने कैलेंडर में 3 महीने बाद के लिए एक रिमाइंडर सेट करें, ताकि आप अपनी प्रगति को देख सकें। मतलब सिर्फ एक हफ्ते में छोटे छोटे मैनेज किए जा सकने वाले कदमों से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ये पूरा पहाड़ एक बार में चढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक एक कदम बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल, एक्शन लेना ही डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अपने फिनांस पर नियंत्रण पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक सीखी जा सकने वाली कला है। एक सही सिस्टम डर को खत्म करता है, स्पष्टता लाता है और सबसे जरूरी मन की शांति देता है। ये उम्मीद पर जीने से निकलकर एक ठोस प्लान के साथ जीने की तरफ एक कदम है। और यहाँ मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। हमने पैसों को मैनेज करने के व्यक्तिगत सिस्टम की बात की, लेकिन असली अगला कदम क्या है? स्रोतों में रिश्तों और पैसों पर बात करने का भी जिक्र है। शायद असली चुनौती ये सिस्टम अकेले बनाना नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर बनाना और साझा वित्तीय लक्ष्यों पर खुलकर बात करना है। पैसे पर अकेले नियंत्रण पाना एक बात है, पर इसे रिश्तों में एक ताकत बनाना, ये एक पूरी तरह से अलग और शायद ज्यादा जरूरी चुनौती है, जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।